friends, very good evening. Welcome back to the weekly market analysis. Last week मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल थे और मेनली उसका रीज़न था ओवरसीज क्यूज। ओवरसीज यूएस के पर्टिकुलरली वहाँ पर इन्फ्लेशन डाटा बहुत हाई आया, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हाई, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी जंप करी ऊपर। 2% का फिगर क्रॉस करने के बाद में वापस वो कूल डाउन हो गया, 1.91 के आसपास क्लोज हुआ और काफ़ी हलचल मची मार्केट में, ये सोच के कि फेड अब जो है इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली बढ़ाने वाला है, रादर बहुत शार्पली बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये क्या हमारे की डेटा पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये फेड का जो एक्शन है ये एक बहुत क्लोजली वॉच करना होगा हमको। ये क्लियर है पिछले कुछ महीनों के ट्रेजेक्ट्री से कि फेड एक्चुअली दे हैव फेल्ड इन असेसिंग द वे थिंग्स वर मूविंग। अभी तक फेड ये बोल रहा था पिछले महीने तक भी कि ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, अभी थोड़े दिन में कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अब वहाँ पर घबराहट हो गई है, वो अब लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है इन्फ्लेशन। और अभी लास्ट फेड की मीटिंग में जो पिछले फोर्टनाइट में हुई, उन्होंने एक ट्रेजेक्ट्री दिया था कि वो 2% तक रेट को ले जाएंगे, और अब लग रहा है कि वो शायद उससे भी ज़्यादा जाना पड़े। मार्केट को ऐसा लगता है, इसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है वहाँ पर, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आया। तो ये वोलेटिलिटी अभी हमको देखने को मिलेगी, ये कंटिन्यू होगा। हालांकि इसके अंदर एक ये रूमर भी चल गया था, अभी फेड का एक मीटिंग होना था 14 को, तो ये रूमर मार्केट में चल गया था कि शायद इसी मीटिंग में बढ़ा देगी फिर। लेकिन बाद में ये क्लैरिटी आई कि इस मीटिंग में इस कोई इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन होने वाला नहीं है। तो इस रूमर के चलते ये एक्चुअली बॉन्ड यील्ड क्रॉस करी थी 2% से ऊपर। जब ये रूमर क्लोज हो गई तो थोड़ा कूल डाउन हो गया बॉन्ड यील्ड। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया में स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। आरबीआई ने जो अपनी पिछले वीक में पॉलिसी अनाउंस करी, उसमें उनको क्लियरली अकोमोडेटिव स्टैंस रखा अपना, यानी इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी आरबीआई, थोड़ा लिक्विडिटी को सकआउट करने के लिए इकोनॉमी से, वो भी नहीं किया। तो इसका एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था बैंकिंग के ऊपर में, लेकिन मार्केट चूंकि ओवरसीज यूज ले रहा है तो इसलिए वो थोड़ा नीचे गिरा। पर इस नीचे गिरने में भी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो इतना नहीं गिरे। तो बैंकिंग विल बी द सेक्टर हमारे हमारे फोकस में, हमने पहले से भी हमारे फोकस में है और इसी पे हमको कंटिन्यू करना है फोकस। एफ की सेलिंग कंटिन्यू रही और डी ने कुछ बाय किया उसके अगेंस्ट में। डॉलर इंडेक्स करीब स्टेबल है 96 के आसपास। जो गेम को बिगाड़ने वाला जो चीज़ है वो कमोडिटीज़, क्रूड अब 90 से 95 के आसपास पहुंच रहा है और अब ट्रेंड कंटिन्यू है, जिसमें कि ये जो यूक्रेन का और रशिया का जो स्टैंड ऑफ है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अंदर में। और उसके अलावा कमोडिटीज़, मेटल्स, जिसमें कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर सभी जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ गए हैं वापस। और ये इन कॉम्बिनेशन विद हाई यूएस डॉलर, क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी तो यूएस डॉलर भी बढ़ेगा। तो यूएस डॉलर 75 क्रॉस करके चला गया ऊपर। तो ये इंडिया के लिए एक डबल वहमी है, एक तरफ क्रूड के हाई प्राइस, दूसरी तरफ यूएस डॉलर महंगा। तो ये दोनों मिलके इंडिया के लिए फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे जो है, और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कंट्रोल करने में दिक्कत पैदा करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें कहीं नीचे आती हैं, इनमें से एक फैक्टर भी नीचे आता है, तो वो हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हमको देखना है कि क्रूड का प्राइस नीचे आना चाहिए और या फिर यूएस डॉलर वीक होना चाहिए। डोमेस्टिक डाटा न्यूट्रल बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं। नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेशन का डाटा अनाउंस होना है, उसके ऊपर नज़र रहेगी। ओवरसीज क्यूज वीक हैं जैसे हमने बताया, डाउ और नेस्डैक दोनों ही शार्पली नीचे आए और
इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये मंदी जो है ये जो कंसर्न है ये ग्लोबली ट्रैवल कर सकती है। एक शार्प टेपर अगर आता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जो रफ्तार जो पहले बताई गई थी, अगर उससे ज़्यादा रफ्तार करी जाती है, यानी कि पिछले अगले 2 साल में 1.5 साल में 2% तक इंटरेस्ट रेट को ले जाना है, अगर उससे ज़्यादा की ट्रेजेक्ट्री अगर फेड इंडिकेट करेगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। सिमिलर सिचुएशन 2013 में हुई थी, जब जिसको हम टेपर टेंट्रम के नाम से जानते हैं, जब फेड ने इस तरीके से ही घबरा के एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए थे, तो हमारा निफ्टी भी करीब करीब 11% गिरा था। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी और फिर निफ्टी वापस अपवर्ड ट्रेंड उसने रिज्यूम कर लिया था। विक्स अभी भी एक थोड़ा हाई लेवल पे स्टेबल है, 18 के ऊपर। तो अब ओवरऑल मार्केट व्यू की अगर बात करें, तो ओवरऑल व्यू में ये है कि हमको कॉशियस रहना है और नज़र रखनी है एफआईआईज की सेलिंग पर। अगर ये बढ़ती है शार्पली तो मार्केट्स डेफिनेटली ऊपर जाने के लिए मुश्किल होगा उनको, नीचे की तरफ ही जाएंगे वो। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर हमारा अभी भी इंटैक्ट है और पॉजिटिव है। बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं बाकी वाइडर मार्केट से। जो निफ्टी का रेंज है वो उम्मीद है कि नीचे 16,700 और ऊपर 17,800 के बीच में रहेगा नियर टर्म में, वीकली टर्म में। और बैंक निफ्टी 38,000 से 39,000 के बीच। अगर इन लेवल से नीचे अगर जाता है ये दोनों इंडेक्स, तो फिर हमको बाहर निकल के बैठना है आराम से और वेट करना है कि ये लेवल्स वापस रिगेन होंगे, तब हम एंटर करेंगे। पिछले 5 महीने में अगर आप देखेंगे तो रेंज हमारे मार्केट की 18,600 ऊपर और नीचे 16,400 रही है। ये 2,000-2,200 की रेंज में ये पिछले 5 महीने से मार्केट चल रहा है हमारा, जिसमें कि पिछले 2 महीने तो सिर्फ 200 पॉइंट का ही फर्क रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग में मंथली बेसिस पर। तो ये रेंज बाउंड हमारा एक्टिविटी ऑलरेडी 5 महीने से चल रही है, ये आगे भी चलेगी, कई महीनों तक चल सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमारा आगे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इन्फ्लेशन की कंट्रोल कैसे होती है और कमोडिटीज़ प्राइसेस कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर एक नज़र डालें हमारे निफ्टी की, ये मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं, ये मंथली एक बार एक महीने के बराबर है। ये मार्च 2020 में जब कोविड के चलते ये गिरा था मार्केट, उसके बाद से अपवर्ड सीधा ये चलता जा रहा है मंथ ऑन मंथ, और ये पिछले 5 महीने से अब ये रेंज बाउंड है। तो ये रेंज अब धीमे धीमे नीचे की तरफ टूटेगी या धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगा, ये सब डिपेंड करेगा इन 2-3 फैक्टर्स पर जो हमने बात किया, इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस और कॉरपोरेट रिजल्ट्स। तो ये तीनों फैक्टर्स अपने को क्लोजली वॉच करने होंगे। हमको इस माहौल में, जबकि वैल्यूएशन अब कैचअप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बाहर भी गिरे हैं, हमारे यहाँ भी गिरे हैं, खासतौर से मिड कैप, तो वैल्यूएशन कैचअप अब हो रहा है और होगा आगे चल के। एक तरफा तेजी वाला माहौल अब नहीं है, और हमको ये समझना चाहिए कि मार्केट को आप एक ही तरह से ट्रेड करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, ऐसा हो नहीं सकता। उसके डिफरेंट फेज आते हैं, उस फेज को आपको समझना होगा। अब ये फेज वो नहीं है कि आपने कुछ भी खरीदा और वो बढ़ेगा। अब हमको बहुत सेलेक्टिवली काम करना है और सेक्टर्स पे फोकस करना है जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आगे बात करेंगे, हमको बेसिकली बैंकिंग और इंफ्रा, ये दो सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है। निफ्टी का भी पी रेशियो एज ऑन डेट 23.6 है, तो ये नीचे की तरफ 19 तक भी जा सकता है, 19-20 तक। 19-20 तक जाने का मतलब है कि हमारा निफ्टी लेवल आ जाएगा करीब करीब 15,000 के आसपास, और ऊपर में ये 27 तक भी, 28 तक भी जा सकता है वापस, जिसका मतलब है कि हम वापस ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा ग्रोथ के ट्रिगर्स के ऊपर, कि कैसे ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन डाटा किस तरीके से प्ले आउट करता है और कमोडिटी प्राइसेस कैसे प्ले आउट करती है। तो अभी हम, जैसे हमने पहले जिक्र किया, हम सेक्टर्स के साथ ही चलेंगे। अभी वीकली व्यू लेना मुश्किल है, काम नहीं करेगा वो, इसलिए हमको बाय एंड होल्ड की व्यूज़ में जाना पड़ेगा
उसमें हमने जैसे बताया सेक्टर्स के हिसाब से हमको बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग और इंफ्रा, इसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं उन पर ही हमको अपनी होल्डिंग्स रखनी पड़ेंगी. So that's all, friends, for this week. Let's see how the next week plays out. जो एक्सपेक्टेड है कि अभी वोलेटिलिटी रहेगी अगले हफ्ते भी, लुकिंग टू द ओवरसीज क्यूज. अदरवाइज हमारे जो इंटरनल क्यूज हैं दे आर पॉजिटिव और न्यूट्रल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.